I am who I'm meant to be. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिजिक्स पंडित पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सेकंड लेक्चर पे। ट्वेल्थ में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा फर्स्ट टॉपिक है जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हम चार्ज के बारे में कुछ डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, क्वार्क्स क्या होते हैं, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर क्या होता है और एक एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़े से इंसाइट्स ले चुके हैं। अब इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हमें चार्ज के बारे में कुछ बेसिक फंडामेंटल चीजें पता होनी चाहिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में, फर्स्ट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के साथ और उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के साथ। तो आज के लिए हम इसी पॉइंट के ऊपर फोकस रहेंगे। तो हमारे इस वीडियो को जितना हो सकता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फिजिक्स पंडित चैनल को, और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए जो कि फिजिक्स पंडित के नाम से ही अवेलेबल है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के साथ। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जैसे कि आप देख रहे हैं, चार्ज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट पैकेट रादर देन कंटिन्यूअस फॉर्म। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चार्ज जो है वो डिस्क्रीट फॉर्म में, पैकेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ना कि कंटिन्यूअस फॉर्म में। ये पॉइंट जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है डिस्क्रीट? बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। जो चार्ज की सबसे छोटी यूनिट है वो है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, विच इज दिस, एंड दिस इज एन इंटीग्रल मल्टीपल। इसका मतलब ये है कि नेचर में कहीं भी आप चार्ज देखेंगे, वो सबसे छोटी यूनिट जिसमें डिवाइड किया जा सकता है वो ये है। क्लियर? तो इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा ऑफ दिस अमाउंट ऑफ चार्ज। इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि एनी ऑब्जेक्ट इन आवर नेचर इज ऑब्जर्व्ड इन फॉर्म ऑफ चार्ज एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस अमाउंट ऑफ चार्ज। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब ये हो गया कि अगर मेरे पास मान लो कि एक बॉल है, सपोज दिस इज अ बॉल, और मैं बोलता हूं कि इस पर टोटल चार्ज Q है, हमें नहीं पता उसका मैग्नीट्यूड कितना है, सपोज दैट मैग्नीट्यूड इज Q, तो दिस अमाउंट ऑफ Q शुड बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल। मतलब क्या है इसका? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E, वेयर n is 1 2 3, n कोई भी नंबर हो सकता है, रियल नंबर में कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन this will be multiplied by the smallest unit of charge which is charge on an electron। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है हमारा, जिससे हम ये समझ लेते हैं कि जो चार्ज है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा और उसको हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे। आगे कुछ एग्जांपल्स आएंगे जिसमें आप ये समझ जाएंगे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है कि एक एटम के अंदर अगर उसका आपको एटॉमिक नंबर, जो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इफ इट इज 19, तो 19 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है और 19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि कहीं पे आपको 3.5 इलेक्ट्रॉन मिल जाए या 6.2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। ये डेसिमल्स में नहीं होगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 ही होंगे, 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, बीच में कोई ऐसा डेसिमल या फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं रहता है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई भी चार्ज होगा, उसको आप उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट जिसमें तोड़ सकते हैं, दैट इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और जितने इलेक्ट्रॉन होंगे दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस नंबर, सॉरी फॉर द फंबल, लेकिन n इज दैट नंबर। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यही होता है हमारा। इसको आप दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो आप दूसरी फॉर्म में भी इसे लिखने की कोशिश करेंगे। तो डिस्क्रीट इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन इज दिस, और इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल नोटेशन इट इज रिटन एज दिस। तो ये दोनों फॉर्म्स आपकी, दिस इज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को मैथमेटिकली लिखूं तो ये ऐसे लिखूंगा, और अगर आपने उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस करना है तो दिस इज चार्ज एक्सिस्ट इन डिस्क्रीट फॉर्म, दिस इज डिस्क्रीट फॉर्म रादर देन इन कंटीन्यूअस फॉर्म। हाँ, आगे हम कुछ चीजें पढ़ेंगे
कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस भी होती हैं। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि चार्ज एक पॉइंट पे ही पाया जाएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि एक बॉल है जिसके ऊपर क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो ये चार्ज इस पूरे बॉल पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, रादर देन कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं बोलूं कि यहाँ या यहाँ पे ही सारा चार्ज है। ऐसा नहीं है, ये सारा चार्ज इस बॉल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उनमें भी कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि डिस्क्रीट बोला था तो इसका मतलब ये कुछ जगहों पे एक पॉइंट चार्ज की तरह ही होगा, जैसे एक इधर आ गया एक इधर आ गया, ऐसे नहीं होता। अगर सभी ग्रुप सभी छोटे चार्जेस को अगर आप थोड़ी देर इमेजिन करें तो एक एटम के अंदर अगर 10 चार्जेस 10 इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, तो इट इज ए ग्रुप, इट इज ए एंटिटी, ठीक है, वो एक क्लोज पैक्ड यूनिट है। तो बाहर से आप उसको वैसे ही देखेंगे कि हाँ जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ऐसे नहीं है कि 10 के 10 इलेक्ट्रॉन एक जगह पे हैं या अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इट इज ए यूनिट, ठीक है। तो वैसे ही हम आगे देखेंगे कि एक रॉड पे अगर चार्ज है तो उसे कैसे ऑब्जर्व किया जाएगा, अगर एक शीट पे चार्ज है उसे कैसे ऑब्जर्व किया जाएगा, एंड मेटेलिक स्फीयर्स नॉन मेटेलिक स्फीयर्स उन सबको हम ऑब्जर्व करेंगे। तो ये फंडामेंटल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारे लिए जरूरी है दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को हम डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? चार्ज इज कंजर्व्ड, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं कि टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। यहां पे आपको दिख रहा है, मैंने इसको कल इसको स्पेशली शो करने की कोशिश की है कि आइसोलेटेड सिस्टम में ही ये पॉसिबल है। तो चार्ज कंजर्व रहेगा कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में, या बोल सकते हैं कांस्टेंट रहेगा एक आइसोलेटेड सिस्टम में, यही चार्ज कंजर्वेशन है। अब यहाँ पे हमें आइसोलेटेड सिस्टम को समझना ज्यादा जरूरी है कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। आइसोलेटेड सिस्टम जैसे आप बोल सकते हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक ग्रुप ऑफ चार्जेस है, जिसमें मैंने क्या किया कि ये एक बाउंड्री अज्यूम कर ली जिसमें Q5 बाहर है और ये 4 चार्जेस अंदर है। आपको दिख रहा है कि कुछ की पोलैरिटी पॉजिटिव है, कुछ की पोलैरिटी नेगेटिव है। ये सब डिपेंड करता है और सबके मैग्नीट्यूड अलग है। Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, इसका मैग्नीट्यूड भी अलग है Q5 का। अब आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि हमने एक ऐसा सिस्टम अज्यूम कर लिया जिसकी कुछ बाउंड्रीज हैं। ये बाउंड्री एक ऐसे सिस्टम है जिसकी बाउंड्री से ना कोई चार्ज अंदर एंटर कर सकता है, ना कोई चार्ज बाहर एग्जिट कर सकता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पे पूरे टाइम स्पैन, जब तक हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब इनफाइनाइटली टाइम इन फ्यूचर और इनफाइनाइटली टाइम इन पास्ट, अगर हमने पूरी टाइम रेंज अज्यूम कर ली है कि इतने से मतलब पास्ट से लेके फ्यूचर तक और इंक्लूडिंग इन प्रेजेंट, ना कोई चार्ज कभी यहाँ अंदर आ सकता है, ना कभी यहां से बाहर जा सकता है। तो होगा क्या? आज मैं देख रहा हूं तो आज भी यही चार्जेस दिखेंगे मेरे को। हो सकता है 20 इयर्स के बाद कोई देखेगा तो भी उसे इतने ही दिखेंगे, और मेरे से पहले जिसने देखा होगा उसे भी इतने ही चार्जेस दिखेंगे। तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि वहां पे एक ऐसी बाउंड्रीज को एज्यूम किया जाता है जहां से कोई एक्सटर्नल चार्ज की एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती और कोई अंदर से कोई चार्ज बाहर लीक आउट नहीं हो सकता। तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब यही है। और ऐसे सिस्टम्स में टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है। जेईई एडवांस में कई क्वेश्चंस चार्ज कंजर्वेशन और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के डायरेक्ट नहीं आते। जेईई एडवांस में ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऐसा फंडामेंटल है कि एनसीईआरटी के शुरू के पेजेस में ही होगा या किसी भी चैप्टर की शुरुआत में आ जाता है। तो हम इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, यार ये तो फंडामेंटल ही है। ये वैसा ही फंडामेंटल है जैसे आपका एनर्जी कंजर्वेशन का एक फंडामेंटल है। एनर्जी इज कंजर्व्ड, लेकिन उस फंडामेंटल को हम इक्वेशंस की फॉर्म में नहीं देखते हैं, एप्लीकेशंस की फॉर्म में देखते हैं। वैसे ही इसकी एप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे एक छोटा सा एग्जांपल हम देखेंगे अभी, जिसमें हमें समझ आ जाएगा कि चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्यों इंपॉर्टेंट है। तो एग्जांपल की तरफ चलते हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करके इस डेफिनेशन को नोट कर सकते हैं। इस एग्जांपल को भी एक फॉर्म में समझ सकते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होते हैं। तो नोट कीजिए इसे।
अपने नोट्स में ऐड कीजिए, इंपॉर्टेंट मार्क जरूर कीजिए। और अब एग्जाम्पल के ऊपर चलते हैं। तो गिवन एग्जाम्पल जो आप देख सकते हैं, a glass rod rubbed with wool is found to have negative charge of 4.8 into 10 raised to minus 6 coulomb. Clear? We have two parts. First, we have to calculate the number of electrons transferred from wool to glass rod. Simple. Second is there any transfer of mass from wool to glass rod? If yes, then how much? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आपने क्या किया, एक ग्लास रॉड को वूल के साथ रब किया है और समहाउ आप ये फाइंड आउट कर चुके हैं कि आपका जो ग्लास रॉड है उस पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया और वो नेगेटिव चार्ज है गिवन 4.8 इंटू 10⁻⁶ कूलम। अब आपको ये देखना है कि अगर नेगेटिव चार्ज आया है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ट्रांसफर हो चुके हैं वूल से ग्लास रॉड पे। ये पहला पार्ट है। और दूसरा पार्ट ये है कि क्या इस ट्रांसफर की वजह से कुछ मास भी ट्रांसफर हुआ है वूल से इलेक्ट्रॉन में, और अगर हुआ है तो कितना हुआ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से ही रिलेटेड है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम मान लेते हैं, अगर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का यूज करना चाहें तो सबसे पहले जो आप एज्यूम करेंगे वो ये चीज है कि वूल और ग्लास रॉड आपका एक सिस्टम है, ठीक है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है। तो जो चार्ज आपका वूल से ग्लास रॉड में जाएगा तो वो सिस्टम से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों ही चीजें आपने अपने सिस्टम में एज्यूम की है। तो अगर वूल और ग्लास रॉड एक आपके सिस्टम के अंदर एज्यूम्ड है तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, यहाँ चार्ज कंजर्वेशन फॉलो करेगा। दूसरी चीज, अगर चार्ज कंजर्वेशन फॉलो करेगा तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, जो हमारे चार्ज कंजर्वेशन का रूल है। कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं, लेकिन हमारे को जो क्वेश्चंस बन रहे हैं हम उन्हीं पे फोकस रहेंगे। तो पहला पार्ट बड़ा सिंपल सा है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। हम पहले पार्ट को ही सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग हमें पता है कि जो टोटल चार्ज होता है दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द नंबर ऑफ charge of the electrons. N is the number of electron transferred and E is the charge of each electron. हमें पता है कि total charge is 4.8. तो using this 4.8 into 10⁻⁻⁶ coulomb is equal to N into 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. नेगेटिव साइन जो है वो सिर्फ पोलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं उसको यूज नहीं करूंगा। दिस इज -19। तो आप देख सकते हैं, इसको यूज कीजिए तो n की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज 3 इंटू 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल इक्वेशन है और सिंपल मैथ है। n इंटू दिस 1.6 इसके नीचे आ जाएगा, आप डिवाइड कर लीजिए 4.8 इंटू 10⁻⁻⁶ को इस नंबर के साथ। दिस इज 3 इंटू 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स। कहने का मतलब क्या है कि लगभग क्या है, एक्यूरेट है। दिस इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू ग्लास रॉड। अब दूसरा पार्ट जो है वो है कि क्या मास का भी ट्रांसफर हुआ है। हाँ, हुआ है। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं तो हर इलेक्ट्रॉन का एक मास होता है। तो आप बहुत लॉजिकली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि यस, मास इज ट्रांसफर। लेकिन कितना मास ट्रांसफर हुआ है हम वो शो कर सकते हैं इस सेकंड पार्ट में। भाई, मास ट्रांसफर्ड इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इनटू मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। देखिए, n आपके पास गिवन है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻9 n is number of electrons and number of electrons is 3 into 10⁻13। इसको हम mass of each electron के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। mass of each electron आपको पता है, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा है, mass of each electron is mass of each electron is 9.1 into 10⁻31 किलोग्राम। इसका आप यूज कीजिए, इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए
और 3 into 10 is power 13 into this number, this is 27 या 2.7 into जो आप this is minus 31, 10 raised by 13 और 10 raised by minus 31 को आप सॉल्व कीजिए। जो भी आपका आंसर आया है उसे आप वेरीफाई कीजिए अपने कैलकुलेटर्स पे। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। This is 3, this is 9.1, this is 27.3 into 10 raised power, मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ आपका टोटल मास ट्रांसफर, फिर भी 27.3 into 10 raised power minus 31 plus 13, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। दिस इज द अमाउंट ऑफ मास ट्रांसफर्ड, दिस इज 31 plus 13, सिंपल मैथ है। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ मास ट्रांसफर्ड, इतना अमाउंट आपका ट्रांसफर हो चुका है। तो चार्ज कंजर्वेशन भी हमने फॉलो किया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी हमने फॉलो किया। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी में हो सकता है पूछे गए हो या एक्टिविटी में दिए, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कैसे यूज करते हैं। इसके बाद कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझने के बाद, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट डिस्कशन पे हम चलते हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है वो अब हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी सिस्टम के चार्जेस को कैसे कैलकुलेट किया जाए। देखिए, चार्ज किसी भी सिस्टम के अंदर, जैसे आइसोलेटेड सिस्टम ने अज्यूम कर लिया, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? उनका अलजेब्रिक सम लिया जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप इन्हें स्टार मार्क जरूर कीजिए कि टोटल चार्ज of a system is calculated as algebraic sum of all the charges बहुत सिंपल सा है। अगर आपको एक सिस्टम दिया गया है और इसमें आपके पास प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 और इसके बाहर एक चार्ज है प्लस Q5। मैं पिछले ही एक हमारा जो नोटेशन था एक डायग्राम में जो हमने यूज किया उसी से डिस्कस कर रहा हूं। अगर आपको ये बताना है कि इस सिस्टम का टोटल चार्ज क्या है, तो भाई आप सीधा लिखेंगे दिस इज द टोटल चार्ज Q, और ये कितना होगा, दिस इज Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4, दिस इज द टोटल चार्ज। तो कैसे कैलकुलेट किया आपने? अलजेब्रिक सम लिया, टोटल चार्जेस जो थे आइसोलेटेड सिस्टम के सिर्फ ऐसे ही, तो ऐसे ही कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल चीज पता चलती है कि चार्ज एज ए फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो चार्ज इज a scalar quantity। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज डायरेक्शनलेस, और इसी की वजह से करंट को भी हम स्केलर क्वांटिटी की तरह ही मानते हैं, क्योंकि करंट इज आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम चार्ज। ये आगे के डिस्कशंस में आएगा। तो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्लियर। अब ऐसा कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए कि चार्ज वेक्टर है या स्केलर है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। दूसरा, अगर आप इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के हिसाब से देखें तो चार्ज is invariant for frame of references in relative motion। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे। सबसे आखिरी पॉइंट को मैं फिर से एक बार बता देता हूं, चार्ज इज इनवेरिएंट फॉर फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस इन रिलेटिव मोशन। देखिए, अगर आप इस तरह से समझे, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं एक कार में बैठा हूं और मेरे हाथ में एक चार्ज है। देखिए, चार्ज एक
ऐसे नहीं अज्यूम किया जा सकता कि मेरे हाथ से चार्ज को पकड़ सकता हूँ। एक एनालॉजी, एक एग्जांपल है, आप इस तरह से समझ सकते हैं इस चीज को कि ये पॉइंट क्या कह रहा है। अगर मेरे हाथ में एक चार्ज है और मैं कार में बैठा हूं और मैं रेस्ट में हूं, लेकिन आप मेरे साथ मेरे को ओवरटेक करते हुए जा रहे हैं, तो आपको भी वो चार्ज अपनी कार से उतना ही दिखेगा। ठीक है, मैं अपनी कार में हूँ, रेस्ट में हूँ, मैंने एक चार्ज होल्ड किया हुआ है, लेकिन जब आप मेरे को ओवरटेक कर रहे हैं और मेरे से आगे जा रहे हैं अपनी गाड़ी में, तो जब आप मेरे को देखेंगे तो आपको जो चार्ज दिखेगा वो उतना ही दिखेगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर रिलेटिव मोशन के हिसाब से अलग अलग फ्रेम से आप किसी चार्ज को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो कभी वेरी नहीं होगा, इट विल रिमेन कांस्टेंट, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकते। मोशन की वजह से अगर आपकी फ्रेम अलग है, मेरी फ्रेम अलग है, तो हम दोनों को एक ही चार्ज दिखेगा, उसमें कोई भी फर्क नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि चार्ज को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा सिस्टम में। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और चार्ज इनवेरिएंट है फॉर ऑल द फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस ऑफ रिलेटिव मोशन। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स है हमारे, जिनको आपको स्ट्रेस देना पड़ेगा टाइम टू टाइम जब भी ये पूछे जाएंगे, और इन पे आपको ही एक तरीके से फाउंडेशन है आपकी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, इसे आप हिल नहीं सकते। तो आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे। कमिंग लेक्चर्स में अब हम न्यूटन लॉज जो आप +1 में पढ़ चुके हैं उनको आगे अप्लाई करते हुए कूलम्स लॉ में जाएंगे। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में डिस्कशन में अब स्टार्ट जो होगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से। तो आज के लिए इतना ही है, जितना हो सकता है आप इसे रिवाइज कीजिए। मेरे हिसाब से तो जब तक वीडियो के नोट्स नहीं बन जाते और आप समझ नहीं लेते तब तक इसको रिवाइज करते रहिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में एक माउथ टू माउथ जितना हो सकता है आप अपनी तरफ से एफर्ट लगाइए कि फिजिक्स पंडित जितना जल्दी हो सकता है स्प्रेड करें 12th और +1 की कम्युनिटी में। लाइक कीजिए इस वीडियो लेक्चर को, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फिजिक्स पंडित को। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि आपको हमारा आज का लेक्चर कैसा लगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए बने रहिए फिजिक्स पंडित पे।